सास लाई गोरी बहू की बाल विवाह सौतन। सोनीपत नाम के गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो अपने बेटे अमन और गोरी चिट्टी बहू कविता के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कविता ने अपनी सास को दादी बनने की खुशी नहीं दी थी। इस बात की कुलबुलाहट में कमला अक्सर अपनी बहू को ताना कसा करती थी। ऐसे ही दोपहर के समय जब पड़ोसन शारदा अपनी पोती सलोनी को खिला रही थी, तब वह बोलती है, आले 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 मेरी पोती, मेरी सोन चिड़ैया कैसे दादी की गोद में खेल रही है। देख कमला कैसे जीभ निकाल रही है। ये इसे लेगी गोद में? ऐसा कर, ले ही ले, आखिर तुझे भी तो पोता पोती खिलाने का मन करता होगा, पर शायद तेरे भाग्य में ये खुशी है ही नहीं। पता नहीं कब तेरी बहू तुझे सुख के दिन दिखाएगी। कभी तो बिना नमक मिर्च की बात किया कर शारदा, दिन खराब कर दिया। जब देखो तू मुझे बांझ बहू की याद दिला देती है। मैं तो सिर्फ कहती हूँ, वो तो तेरी 24 घंटे आंखों के सामने भटकती है। अरे कुछ कहती क्यों नहीं उससे? अरे कितना कहूँ, अब एक ही शब्द बोलती रहती है, माँ जी कोशिश कर रहे हैं, भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा, अलाना फलाना धमाका। या तो तेरी किस्मत फूटी है या तेरे बेटे की, जो तुझे कविता जैसी बांझ बहू पाई है। अरे 4 साल में 2 बच्चे हो जाते हैं और उसने एक नहीं दिया। अरे तो क्या, तेरी बातों से मेरी बहू को बच्चा हो जाएगा? तेरे पास सुनने के लिए नहीं बैठती हूँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा जा ही रही है तो एक बात सुनती जा। ऐसा कर, अपने बेटे की दूसरी शादी करा दे, जिससे तू भी खुश, तेरा बेटा भी। शारदा की बात सुन शालू अपने घर में चली जाती है और आग बबूला होकर कविता को कहती है, अरे ओ मरजानी कमबख्त बांझ कहीं की, जरा सामने आ। बाहर वालों की बात सुनकर मेरे कानों से खून निकल रहे हैं। आखिर तू कब मुझे दादी बनाएगी? मुझे तारीख लिख कर दे दे। क्या चाहती है? पूरी जिंदगी पोता पोती के इंतजार में निकाल दूं और तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखूं? माँ जी, आप अचानक से इतना भड़क क्यों रही हैं? क्या बोला तूने? अब भड़कूं भी नहीं मैं तुझ पर। माँ जी, बच्चे करना इतना आसान नहीं होता जो आप इस तरह से कह रही हैं। मैं खुद परेशान हूँ। आपके ताने के साथ मुझे मेरे अंदर की कमी ही खा जाती है। दिन रात परेशान रहती हूँ और मेरा दिल भी चाहता है कि मैं माँ बनूं, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। शारदा सही कह रही थी। ठीक है, फिर अगर तुझसे ये सब नहीं हो रहा तो मैं ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर देती हूँ। कम से कम वो तो मुझे इस चीज का सुख देगी। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे होते हुए आप दूसरी शादी अमन जी की? हाँ, अब मेरे पास यही एक चारा बचा है। कमला की कड़वी बात सुनकर कविता अंदर से टूट जाती है। वहीं वह अगले दिन अपने बेटे के लिए एक अच्छी बेहतर लड़की को खोजती है, पर कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उसके बेटे से दूसरी शादी कराना नहीं चाहता था। तभी एक पंडित कमला के पास आकर विद्या नाम की नाबालिग लड़की का रिश्ता लाते हैं, जिसके गरीब माँ बाप कमले के बेटे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला भी बाल विवाह करने के लिए कविता की सौतन लाने को तैयार थी। शाम को कमला अपने बेटे अमन से कहती है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? मैं कविता से बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी शादी कैसे करूँगा? देख बेटा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरी बात समझ रही हूँ, लेकिन मुझे भी इस घर का चिराग चाहिए। एक बार बच्चा आ जाएगा तो इस घर में सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी माँ की इतनी सी बात मान ले बेटा, तुझे अपनी माँ के आंसू दिखाई नहीं देते। ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इस तरह अगले हफ्ते ही उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ 15 साल की विद्या का गृह प्रवेश खुद कविता रो कर करती है। हे भगवान, ये दिन क्यों दिखाया आपने मुझे? ना तो माँ जी ने इस छोटी सी बच्ची का लिहाज रखा, ना ही मेरा। माँ जी को बच्चा इतना अजीज हो गया कि उन्होंने 3 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया। अंदर आ जाओ। क्यों कविता, जलन तो नहीं हो रही ना? जा इन दोनों को इनका कमरा दिखा दे। स्थिति डगमगाए हुए थी। अमन और कविता एक दूसरे के लिए रो रहे थे, साथ ही मासूम विद्या को कुछ और ही सामना करना पड़ रहा था जो वह जानती भी नहीं थी। सास की बात सुनकर कविता उनके कमरे में उन्हें छोड़ देती है, फिर अपने कमरे में पिलो से लिपट लिपट कर बहुत रोती है। कैसी अभागन हूँ मैं, जो अपने पति की दूसरी पत्नी को अपने कमरे में ही उनके साथ अकेला छोड़ आई। क्यों भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आपने मेरी किस्मत काली स्याही से लिखी है? अगले दिन कमला अपनी नई बहू को कहती है,
अच्छा बहू, देख घर के काम तो ये संभाल लेगी, तुझे इतना आता भी नहीं होगा, तो तू ऐसा कर, तू अमन के साथ घूमने चली जा। अमन बेटा, ये ले, मैंने तुम्हारे लिए 15 दिन का शिमला घूमने का प्लान बनाया है, जाओ मजे करना। पर माँ। अमन, जाकर वक्त बिता बहू के साथ। माँ जी, क्या आप और दीदी हमारे साथ नहीं चलेंगी? सब साथ में चलते एक साथ वक्त बिताएंगे। अरे ओ बेअक्ल, शादी हो गई है, बड़ी हो जा। मानती हूँ बाल विवाह हुआ है, पर ये नहीं कि तू बालक की तरह रहेगी। अमन, इसे तू समझा लेना, आज से मैं पोते की माला की नाम जपूंगी। चलते हैं माँ और कविता, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये कहकर अमन विद्या को लेकर चला जाता है। इसी बीच कविता खुद से झुलसती है। 15 दिन में अमन उसके साथ घूम कर आ जाता है। धीरे धीरे विद्या घर के काम करती है और कमला हमेशा उससे खुश रहती है, मगर कविता पर हमेशा अत्याचार करती थी। 1 साल बीत जाता है। एक दिन विद्या का जी बहुत खराब होता है और उल्टी करने पर पता चलता है कि विद्या गर्भवती है। इस खुशी से कमला खुश होकर थाली बजाते हुए कहती है, अरे बहू, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, देखा कविता, जो तू नहीं कर पाई वह मेरी विद्या बहू ने कर दिया। मैं खुश हूँ माँ जी, लेकिन अभी उसका स्वस्थ माँ बनने के लिए योग्य नहीं है। ये बात आप भी जानती हैं, फिर भी आप उस लड़की के साथ ये सब कर रही हो। अपना मुंह बंद कर, आई मुझे सही गलत का पाठ सिखाने वाली। हर लड़की का शरीर तेरे जैसा नहीं होता है। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ऐसे टाइम में चक्कर आते ही हैं, चल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ मैं तुझे। इस तरह से कमला विद्या को डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसके बाद वह उसका ख्याल रखती है। उसे अपने हाथ से हलवा, जूस, मेवे, तरह तरह की चीजें देती है, लाड करती है। उसकी सेवा करते हुए पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। विद्या कुर्सी पर बैठकर सेब खा रही थी कि अचानक उसे उसके पेट में दर्द उठता है। माँ जी, कविता दीदी, अमन, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, जल्दी आइए। ये कहते ही विद्या जमीन पर गिर पड़ती है। तभी कविता उसे देख लेती है और तीनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे ओटी में ले जाते हैं। कुछ देर बाद विद्या एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आई एम सॉरी, बट आपकी वाइफ की हालत डिलीवरी के लिए बहुत नाजुक थी। उन्हें शायद कंसीव करने के लिए मना भी किया गया था, फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया, जिसकी वजह से बच्चा सेफ है, मगर आपकी वाइफ। डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरी बहू को कुछ नहीं हो सकता। माताजी, संभालिए खुद को। देख लिया माँ जी, आपकी वजह से उस मासूम बच्ची, जिसे इन सब का ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, आपकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। डॉक्टर ने मना किया था, उसके बावजूद भी आपने ये सब किया। आपने उस मासूम की जान ले ली माँ जी। उस छोटे से बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़ा, सिर्फ आपके कारण। माँ, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी आपने विद्या से प्रेगनेंसी कराई, क्यों? क्यों माँ, क्यों? हाँ, ये सब पता होने के बावजूद भी मैंने किया, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। मैं तेरी तीसरी शादी तो नहीं करा सकती थी ना, पर मैं ये नहीं जानती थी कि विद्या बहू को हमसे दूर होना पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे कविता बहू। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माफ कर दे बेटा, बच्चे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मैंने दूसरी शादी करा दी, तुम तीनों की जिंदगी खराब कर दी, मुझे माफ कर दो। अब कुछ बदल नहीं सकता माँ जी, लेकिन आपको पछताने का मौका दे रहे हैं हम दोनों। कविता की बात सुनकर कमला को अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है। साथ ही कविता उस बच्चे को माँ का प्यार देती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। 3 जादुई गाय। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपनी मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर साँचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये
बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से बढ़कर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गाय गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये कुर्रा कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई। अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करे? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है। अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं। दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया, धनिया, इन हीरे पैसे और सोने को बेचकर तुम सोंझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है। जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं, उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमरे घर में हाथ साफ कर गया।
सारा रुपया पैसा जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौ माता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। 3 जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई 3 गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी 3 जादुई गाय की एक झलक। कूड़ा कबाड़ा बीनने वाली गरीब सास बहू। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और विवेक मंडप में बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी शादी के जोड़े में आती है और मंडप में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे घर को मेरी बहू आराम से संभाल लेगी। शिल्पा अपने बेटे और अपनी बहू को घर ले आती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करने के बाद शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा का बेटा विवेक उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। ऊपर से जिससे मेरी शादी आपने करवाई है वो गांव की गंवार है, यहाँ तक कि अनपढ़ भी है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना नंदिनी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तेरा साथ जीवन भर निभाएगी। अरे माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक गंवार औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूं। और वैसे भी मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुहाग रात वाले दिन विवेक अपना बैग पैक करता है और विदेश निकल पड़ता है। इस बात से शिल्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं अपनी बहू से क्या कहूँगी? हे भगवान, ये विवेक ने क्या कर दिया? शिल्पा नंदिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल विवेक को जल्दी में विदेश जाना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। उसने कहा है कि वो जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो हमें भी बुला लेगा। कोई बात नहीं माँ जी, विवेक जी पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें अपना करियर बनाना होगा। मैं उनके करियर के बीच में नहीं आऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं दुख भी होता है, जिसके बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है।
ऐसे ही देखते विवेक को गए हुए पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन नंदिनी शिल्पा से कहती है, माँ जी, विवेक जी को गए पूरे 1 साल हो गया है। वो जब भी फोन करते हैं केवल आपसे ही बात करते हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? और अब वो हमसे और कितने दिनों तक दूर रहेंगे? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं। कितनी बार तो उसे मैंने बुलाने के लिए कहा है, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। शिल्पा नंदिनी को फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर विवेक एक मॉडल लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होता है। विवेक जी, आप आ गए? अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने मायके वापस नहीं गई? अरे माँ कहाँ हो? देखो आपका बेटा आ गया है। विवेक नंदिनी को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है और शिल्पा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद विवेक शिल्पा से कहता है, देखो माँ, ये रही आपकी बहू। मैंने कहा था शादी में उस लड़की से करूंगा जो मेरे टक्कर की होगी। अरे बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अरे तू तो पहले से ही शादीशुदा था। अब नंदिनी का क्या होगा? वो बेचारी पूरे 1 साल से तेरे आने का इंतजार कर रही थी और तूने उसे ही धोखा दे दिया। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ना फोन पर कि उसे उसके घर भेज दो। आपने क्यों नहीं भेजा? देखो माँ, आज से आपकी बहू निशा है, ना कि नंदिनी। नंदिनी ये सब सुन लेती है और वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आपने क्यों इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दे बहू। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे पैर मत पड़िए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मैं यहाँ से घर वापस लौट गई तो मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। नंदिनी अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं निशा बहुत तेज होती है। वो विवेक को अपनी बातों में फंसाकर बेचारी नंदिनी और शिल्पा दोनों सास बहू को घर से बाहर निकलवा देती है। अब बेचारी नंदिनी और शिल्पा के पास कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। अरे बहू, तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा, तू अपने माता पिता के पास चली जा। मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी माँ जैसी हो और आपका साथ निभाना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर नंदिनी सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीनकर एक कबाड़ी को दे देती है। कबाड़ी नंदिनी को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे ऊपर ऐसी नौबत आएगी कि हम लोग कूड़ा बीनना शुरू कर देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता माँ जी। पेट के लिए जो काम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। और फिर इस काम से हमें पैसा नहीं लगाना होगा। इसके चलते हमारा वातावरण भी साफ रहेगा। नंदिनी की बात सुनने के बाद शिल्पा भी उसके साथ कूड़ा बीनना शुरू कर देती है। दोनों सास बहू कूड़ा बीन कर 2 पैसे कमाते, उनसे वो अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल लेती। देखते ही देखते उनका कूड़ा बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके चलते वो एक किराए पर घर ले लेते हैं। एक दिन नंदिनी कबाड़ी की दुकान पर जाकर कबाड़ा बेच रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ी से कूड़ा खरीद रहा होता है। अरे वाह, ये कबाड़ी वाला हमसे सस्ते में कूड़ा खरीदकर इस आदमी को अच्छे दामों पर कूड़ा बेच देता है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार कूड़ा इकट्ठा करके सीधा इस आदमी को बेचूं। नंदिनी ये बात अपनी सास शिल्पा को बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू उस आदमी को अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिससे उन्हें 4 गुना पैसा मिलता है। अब वो इसी प्रकार डायरेक्ट उस आदमी को कूड़ा बेचने लगते हैं, जिसके चलते वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कूड़े की फैक्ट्री खोल देते हैं और अपना कूड़े का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उन दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। एक वक्त था कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज देखो, आज हम गरीब लोगों को अपने कूड़े की फैक्ट्री में नौकरियां देते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वक्त सबका आता है बहू। कल तक हमारा वक्त खराब था, लेकिन आज अच्छा है। ये सब ऊपर वाले की देन है।
दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहू रुक, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विवेक खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ। निशा ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा पैसा लूट कर चली गई। अच्छा तो ये बात है। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे माफ कर देंगे? अरे चला जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी नंदिनी आती है और कहती है, रुक जाइए विवेक जी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? विवेक जी को उनकी गलती का पछतावा है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं इसे कैसे माफ करूं? इसने तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अरे एक बेटे होने तक का फर्ज नहीं निभाया इसने। सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मैंने विवेक जी को माफ कर दिया है। देखा बेटा, तूने जिस औरत को तूने ठुकराया था, आज वही तुझे माफ कर रही है। विवेक नंदिनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। नंदिनी विवेक को उठाती है और घर में ले आती है। उस दिन के बाद से शिल्पा, नंदिनी और विवेक काली बहू ने किया गोरी सौतन का स्वागत। सुप्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती एक काली लड़की से करवा दी है। मुझे तो उसे देखना भी पसंद नहीं है। अरे यार, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह तो वो काली कलूटी घर से जाएगी नहीं। जब उसकी सौतन घर पर आएगी तो उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। कैलाश अपनी गर्लफ्रेंड सुप्रिया से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उर्मिला अपनी बहू काजल के साथ बैठकर बात कर रही होती है। अरे बहू, तूने ये क्या हालत बना रखी है अपनी। देख, एक औरत को अपने पति को काबू करना आना चाहिए, नहीं तो पति हाथ से निकल जाता है। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो भला? मैं ये सब कैसे करूंगी? और फिर कैलाश जी जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे तो उन्हें देखते ही शर्म आ जाती है। अरे देख, तू उसे थोड़ा अपनी तरफ खींच, नहीं तो वो तेरे लिए कोई गोरी सौतन उठा के ले आएगा। अगर ऐसा हुआ तो माँ जी, आप मेरे साथ हो ना, हम दोनों मिलकर उस लड़की को भगा देंगे। अरे बहू, तू तो बहुत भोली है। तू नहीं जानती कि आजकल की लड़कियां मर्दों को कैसे रिझा लेती हैं। उर्मिला ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। माँ जी, आप रुकिए जरा, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शायद कैलाश जी आ गए होंगे। ऐसा सोचकर काजल दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजे पर कैलाश सुप्रिया के साथ खड़ा होता है। सुप्रिया की मांग में सिंदूर और कैलाश के गले में माला देखकर काजल को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसका पति कैलाश उसके लिए एक गोरी सौतन लेकर आया है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, मेरी माँ को बुलाकर लेकर आओ। उन्हें कहो कि उनका बेटा उनके लिए बहू लेकर आया है। हाय मुरी दैया, ये सब क्या देख रही हूँ मैं? कैलाश जी, आप तो मेरे पति हो, और फिर आप मेरे होने के बावजूद भी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ पर उर्मिला आ जाती है और कहती है, अरे निकम्मे, ये किस लड़की को उठाकर ले आया है तू घर पर? अरे जरा इसके कपड़े तो देख, लग रहा है जैसे चूहियों ने कुतर दिए हैं। ओहो माँ जी, ये कौन से जमाने की बातें कर रही हो आप? ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर जा गोरी छिपकली। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे पति को फंसा लेगी और मैं चुप रहूंगी? अजय, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि आप मेरी सौतन घर ले आओगे और मैं चुप रहूंगी? अरे मुझे सीधी सादी मत समझना। कैलाश काजल का काली का रूप देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, देखो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुमसे मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। अरे मैं इतना गोरा हूँ तो मेरी पत्नी भी गोरी ही होनी चाहिए ना। मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों ने ये स्वागत किया है मेरी पत्नी का। कैलाश, इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे घर पर चलते, कम से कम मेरी माँ हमारा स्वागत तो अच्छे से करती। कैलाश सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। ये सब देखकर काजल रोते हुए अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप मुझे अपनी पसंद से लेकर आई थी क्या? कैलाश जी को मैं पसंद नहीं थी। अब मैं अपनी सौतन के साथ एक ही घर की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? अरे बहू, चिंता क्यों करती हो? इस गोरी छिपकली को तो हम चुटकियों में यहाँ से भगा देंगे। जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और मेरे साथ मिलकर इस छिपकली का अच्छे से स्वागत कर। दोनों सास बहू उस दिन के बाद से सुप्रिया के पीछे पड़ जाती हैं।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुप्रिया मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर काजल कहती है, हे भगवान, ये आधी नंगी चुड़ैल सुबह सुबह हमारे घर में कहाँ से आ गई? अरे थोड़ी तो शर्म करो, जमाना थू थू करेगा कैलाश जी के ऊपर। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कैलाश जी तो मुझे ऐसे कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंग प्रदर्शन करने वाली औरतों को तो मर्द देखता ही देखता है। उर्मिला की बात सुनते ही सुप्रिया को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद सुप्रिया अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम होते होते जब सुप्रिया ऑफिस से वापस घर लौट आई तो उसे बहुत तेज भूख लगती है। अरे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इन दोनों ने कुछ तो बनाया ही होगा, चलो किचन में जाकर देखती हूँ। रसोई में जाने के बाद बेचारी सुप्रिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, ओहो, तुम्हें खाना चाहिए था क्या? जो भी खाना बचा था वो सब मैंने कुत्ते बिल्लियों को दे दिया, अब तुम्हारे लिए तो खाना ही नहीं बचा, अब क्या खाओगी तुम? सुप्रिया भूख में तड़पते हुए कैलाश के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ ने और तुम्हारी उस काली कलूटी पत्नी ने मुझे खाना तक नहीं दिया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो आज हम लोग बाहर डिनर करेंगे। ये सुनकर सुप्रिया बहुत खुश होती है, जिसके बाद कैलाश और सुप्रिया डिनर करने के लिए बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उर्मिला उनको जाते हुए देख पूछती है, अरे इतनी रात हो गई है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल माँ जी, हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। वो क्या है ना, आपकी इस काली कलूटी बहू ने मेरे लिए घर में कुछ भी नहीं बनाया। काजल ये सब अपने कमरे में सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। उनके जाने के बाद काजल अपनी सास उर्मिला के पास जाती है और कहती है, अरे माँ जी, ये तो उल्टा हो गया, हम तो उसे कैलाश जी से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो बहुत तेज निकली, अब हम क्या करेंगे? आने दे उसको, आज की रात मैं उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। रात को डिनर करने के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के सोने के बाद उर्मिला एक छोटा सा पिंजरा लेकर आती है, जिसमें कई सारे चूहे बंद होते हैं। वो अपनी बहू काजल के साथ मिलकर उन चूहों को सुप्रिया के ऊपर छोड़ देती है और चुपके से वहां से चली जाती है। रात भर चूहों के डर से सुप्रिया सो भी नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कैलाश गहरी नींद में सो जाता है। अरे कैलाश, उठो उठो ना, देखो यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं, ऊपर से ये सभी चूहे मेरे ही बिस्तर पर कूद रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कैलाश उठो ना। कैलाश गहरी नींद में होता है, जिसके चलते सुप्रिया पूरी रात परेशान रहती है। अगले दिन जब सुप्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, क्यों बहू रानी, कैसी नींद आई पूरी रात भर? सुप्रिया सब कुछ समझ जाती है, जिसके बाद वो कैलाश को ये सब बताती है, लेकिन कैलाश उसकी बात का विश्वास ही नहीं करता और वो सुप्रिया से कहता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अरे वो काली जरूर है लेकिन इतनी चालाक नहीं कि वो तुम्हें परेशान कर सके। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बिल्कुल भीगी बिल्ली है। सुप्रिया कई बार कैलाश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैलाश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, जिसके चलते सुप्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कैलाश से कुछ कहना ही छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का आता है, जिसके बाद सुप्रिया उससे अपनी बातचीत बढ़ाना शुरू करती है। एक दिन सुप्रिया अपने आप से कहती है, अरे मैं कब तक इस काली कलूटी और इस डेंजरस सास को झेलूंगी, ये सब मेरे बस की नहीं है। इससे अच्छा तो मैं किसी अमीर लड़के को पटा लेती हूँ, कम से कम मैं उसके साथ खुश तो रहूंगी और फिर इतने ड्रामे भी नहीं होंगे मेरे साथ। देखते ही देखते सुप्रिया अपने ऑफिस के एक लड़के के साथ शादी करके भाग जाती है। जैसे ये बात कैलाश को पता चलती है, वो रोते हुए अपनी माँ और अपनी पत्नी काजल के पास आता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो काजल, तुम काली हो लेकिन तुमने मुझे छोड़ा नहीं। सुप्रिया ने तो 2 दिन में ही मुझे छोड़ दिया, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अरे बहू, शाम का भूला सुबह जब घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तू भी अपने गिले शिकवे को मिटा दे और कैलाश के साथ खुशी खुशी अपने जीवन की शुरुआत कर। काजल कैलाश को माफ कर देती है, जिसके बाद काजल और कैलाश दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक काली भाभी की 4 गोरी ननद। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की चारों बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो।
इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन चारों को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ। आज मैं तुम चारों का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे, बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो। आज तेरी खैर नहीं। माते मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडो रानियों को। फिर चारों बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम चारों बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा, रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो। जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी चारों गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ, आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी चारों बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी चारों गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया। बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी चारों गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंगी बातें। अरे क्या गलत कह रही हैं तेरी बहनें? हर कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पौ फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटाकर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी चारों ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी, आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी चारों गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी, अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। और फिर याक, श्रुति, स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू, मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा, मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तो मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं। फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम, हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ, इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है।
हाँ, बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है? घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ। एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ। क्यों जानबूझकर हमारी जगहसाई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं। मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर। ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष? काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है। तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म।